प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी संकलन में तांबे के कीड़े एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पूर्व में ही विस्तार से तांबे के कीड़े एकांकी, रचनाकार का परिचय, एकांकी पूरी पीडीएफ के रूप में भेज दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं रचना के बारे में और रचनाकार के बारे में। भुवनेश्वर का जन्म 1912 को शाहजहांपुर में हुआ था। हिंदी एकांकी के क्षेत्र में भुवनेश्वर एक नया तेवर लेकर आए। इसके पहले एकांकी मध्यम वर्गीय जीवन के सुधारवादी पहलुओं तथा कथानक प्रधान रूपाकारों में उलझा हुआ था। भुवनेश्वर ने भी थीम मध्यम वर्ग जीवन से ही चुनी, पर उन्होंने उसकी विडंबनाओं पर कड़ी चोट की। ऐसी चोट प्रायः मध्यम वर्गीय जीवन की ट्रेजेडी में बदल जाती है, किंतु इस ट्रेजेडी में भी कहीं मानवीय संवेदना का स्वर सुनाई पड़ता है तो कहीं मानवीय भविष्य का सुनहला रूपांकन। भावुकता को यह एकांकीकार कलाकार का विष मानता है। जहाँ कहीं भावुकता दिखाई पड़ती है, भुवनेश्वर उसका मखौल उड़ाते हैं। इसी के तहत उनके कथानकों में विरलता, कथोपकथनों में अटपटापन, भाषा में वैचित्र्य और शैली में फंतासी आ गई है। इसके फलस्वरूप संप्रेषण की समस्या भी खड़ी हो जाती है और लेखक पहेली बुझाने लगता है। तांबे के कीड़े जैसे अच्छे एकांकी में यह दोष साफ दिखाई पड़ता है। इस पर भूख और बेरोजगारी की समस्या से जूझते हुए भुवनेश्वर की विक्षिप्तता का प्रभाव है। विद्यार्थियों, आप यह एकांकी पढ़ेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि अरे ये हम क्या पढ़ रहे हैं। पश्चिम में एक एब्सर्ड एकांकी जिसे कहा जाता है, माने हम पढ़ेंगे इसे तो पता ही नहीं लगेगा कि ये कहाँ पात्र है, कहाँ इनकी बेचैनियाँ हैं, ये क्या कहना चाहते हैं और ये किस चीज़ से बचना चाहते हैं, ये कैसे जीना चाहते हैं, और अचानक कोई भी कुछ भी बोल देता है। तो इस तरह की ये एकांकी हमें नज़र आती है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर की प्रतिनिधि एकांकी है। इसका रचनाकाल 1945-46 ईस्वी सन है। अमृत राय ने नवंबर 1946 में हंस में इसे प्रकाशित किया था। पश्चिम में जिसे एब्सर्ड नाटक के नाम से जाना जाता है, उस शैली में यह नाटक लिखा गया है। नाटक में आज की समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। इस नाटक के पात्र विभिन्न प्रवृत्तियों और मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन की अर्थहीनता के वाहक ये बेचैन पात्र बदलाव के लिए उत्सुक भी नजर आते हैं। वे यदि एक और पुरानी आस्था को नष्ट करना चाहते हैं तो नए का निर्माण भी करना चाहते हैं। तांबे के कीड़े में न कोई कथा है और न मंच विधान। मंच के नाम पर काला पर्दा और झुनझुना लिए हुए अनाउंसर स्त्री है। यह नाटक अजीब, शिथिल और गतिहीन लग सकता है, लेकिन एक बार नाटक का सूत्र हाथ में आने के बाद नाटक के अर्थ और प्रभाव से पाठक और दर्शक अछूते नहीं रहते। भय और मृत्यु का प्रतिरोध करने का सबसे सशक्त ढंग है जीवन को जीने लायक बनाना। नाटक का पूरा संघर्ष आदमी को मशीन नहीं बनने देने के लिए है। इस एकांकी नाटक में कोई गंभीर कथानक नहीं है। पात्रों की आपसी बातचीत में ही यह नाटक विकसित होता है। बातचीत में भी कोई तारतम्यता नहीं प्रतीत होती। नाटककार का विरोध आधुनिक जीवन की बंधी हुई पद्धति से है। रचना की नाटकीय संवेदना जीवन के बारे में भ्रम टूटने से पैदा होती है। यदि सही भाषा का चुनाव किसी कृति की सफलता का मापदंड माना जाए तो तांबे के कीड़े एक अद्वितीय रचना है। सतह से अर्थहीन, प्रलाप की तरह लगने वाली,
नाटक की भाषा मानवीय संवेदना, गहरे अनुशासन तथा तीखी अनुभूति से उपजती है। आवाज़, चीख और खामोशी का भी अत्यंत अर्थपूर्ण प्रयोग हुआ है। विसंगतवादी रंगमंचीय शैली में लिखा गया यह नाटक दृश्यबंध और दृश्य सज्जा में यथार्थवादी है। नाटक की भाषा हिंदुस्तानी और कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग लिए हुए है। जैसे इसकी शब्दावली हम देखते हैं, इसमें कौन सी चीज़ किसका प्रतीक है, या थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। साफा आप जानते होंगे, पगड़ी। शोक, शोक का अभिप्राय गहरा, चमकदार। बेसरो समान यानी बिना सामान के। आदि मुहूर्त माने प्रारंभिक क्षण। एक पत्थर, यह जड़ता का प्रतीक है। एक पत्ती, यह गतिशील भाव का प्रतीक है। एक शब्द, यह अभिव्यक्ति क्षमता का प्रतीक है। जीवन का हसीन संगमरमर अंतरात्मा का प्रतीक है। कांच के बीज कृत्रिम संवेदना के प्रतीक है। इजाद माने आविष्कार। पायदार मतलब मजबूत, टिकाऊ। बादल भाव है, भाव के प्रतीक हैं। सूरज बुद्धि का प्रतीक। आईना बुद्धि की छाया। अंधा कुआं अंतन संवेदना का अंधेरापन, अंतश चेतना का अंधेरापन। तहजीब याफ्ता शिष्टता पसंद। रिक्शा निरर्थकता का प्रतीक, मिथ ऑफ सिसिफस की तरह। मसरूफ कार्यरत। सीटी बजाना सृजन की आकांक्षा का प्रतीक है। कांच का शूटर बाह्य परिस्थितियों के साथ अंतरंग नहीं होना, अनुभवहीनता का बोध होना। लम्हे माने क्षण। मुकम्मिल माने संपूर्ण। न्यूरोटिक माने मानसिक रोगी। अब हम देखते हैं, आपने इस एकांकी की व्याख्या के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो हम देख लेते हैं कि इसमें व्याख्या के लिए क्या क्या प्रमुख अंश है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने देखा यह एकांकी किस तरह की है, कैसी इसकी भाषा है और लेखक के बारे में आमतौर पर क्या तथ्य हमारे समक्ष प्रस्तुत है, वे आपने सुने। अब हम देख लेते हैं कि व्याख्या के लिए कौन कौन से अंश प्रमुख हैं। जैसे सर्वप्रथम, हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं और हमारे अंदर के से शक्ति फूट पड़ती है। अनाउंसर फिर कहता है, एकांकी है तो पात्र और उनके संवाद होंगे ही, ये आपको समझना चाहिए। झुनझुना बजाकर हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं, फिर हम अपने सत्य से उसे सजाएं। स्क्रीन के पीछे की आवाज़ें देखिए, एकांकी है तो अभिनेता के लिए एकांकी का रंग संकेत भी साथ में देता चलता है। तो ये स्क्रीन के पीछे की आवाज़ें जो लिखा हुआ है, यह उन्हीं रंग संकेत के संबंध में है। आओ हम इसे किसी बाजार में बेच लें। मृत्यु और नाश की इस निर्दय केमिस्ट्री को क्षण भर के लिए खत्म कर दें कि हम इन आंखें तरेरते सवालों से बच सके। हम वही भूली हुई भाषा याद करते रहते हैं। एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। एक और अंश देखिए, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया, मैं दूसरों का बोझ ढोता हूँ, मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं। ये अंश पढ़ रही हूँ, उसके पहले मैंने जो आपको शब्दों के अर्थ बताए हैं वो यहाँ पर काम आएंगे। बादल किसका प्रतीक है, सूरज किसका प्रतीक है, और रिक्शा किसका प्रतीक है, आईना किसका प्रतीक है। आईने में मैं अपना मुँह देखता हूँ, सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। अगला अंश, ये जो मैं आपको 3, 4, 5 अंश बता रही हूँ, इनकी व्याख्या संदर्भ प्रसंग के समेत आपको करके देखनी है, अभ्यास करना है। कहीं आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। अगला अंश जो कि महत्वपूर्ण है व्याख्या की दृष्टि से, मैं एक थका हुआ अफसर हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। अंधे कुएं में जैसे एक एक करके चीज़ें जमा हो जाती है। कुएं की डोर, मरी हुई सूखी बिल्ली, बेबी का जांघिया, टूटा कनस्तर,
वैसे ही थकान मेरे अंदर जमा हो गई है, एक अवसाद और थकान। इसी तरह से 2 अंश और दिए गए हैं, ये भी आपको पढ़ना है, इनकी भी व्याख्या करने का प्रयास करना है। एक जोशीली स्पीच है, जैसे कि मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा और उन्हें तोड़ूंगा, मैं आलमगीर लड़ाइयाँ करूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दूंगा। इसी तरह से एक अन्य अंश है जिसका मैं आपको संदर्भ संकेत और उसके बारे में बताऊंगी। तो यह अंश है, अभी तो यह भी इसी एकांकी में से लिया गया है। अभी तो 2 मिनट का एक नाच गाना और है, और न जाने इस गाने से अंत करने में नाटक लिखने वाले का क्या मतलब है। मेरी समझ से तो पूरे नाटक में ही कुछ हल नहीं होता। पूछे जाने पर नाटक लिखने वाला शायद कुछ ऐसा कहेगा कि जिंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मिल कर देना, विरोध और विद्रोह को एक स्वर करना और उसमें एक केंद्रीय महत्व यानी सेंट्रल सिग्निफिकेंस हासिल करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर उपजाना कि वह उनकी बुद्धि, विचार और नज़र को उकसाए। आप यह एकांकी पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें एकांकी नाटक के अंदर नाटक है, मतलब यह एक ऐसा एकांकी नाटक है जिसके अंदर भी नाटक खेला जा रहा है और उसमें उसके पात्र क्या गतिविधियां करते हैं, किस तरह से वो प्रस्तुत होते हैं। संदर्भ संकेत इसके देने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी एकांकीकारों में भुवनेश्वर का स्थान प्रमुख है। उनकी एकांकी आधुनिक संवेदना के निकट है। उनकी रचनाओं में आधुनिक जीवन के विसंगति बोध का नीरव स्वर सुनाई पड़ता है। जीवन की जड़ होती हुई संवेदना के प्रति उनमें गहरी चिंता का भाव है। माने किसी भी व्याख्या जब हम लिखने बैठते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये सारी चीज़ें जब हम लिखेंगे तो हमारा व्याख्या का वह अंश पूर्ण होगा। तो संदर्भ में हम रचना का परिचय देते हैं और रचनाकार का परिचय देते हैं। तो इसीलिए ये जो अंश आपका अगर व्याख्या के लिए आता है तो आपको भुवनेश्वर के बारे में बताना है और तांबे के कीड़े एकांकी का परिचय भी देना है। आप ये कहेंगे कि उपर्युक्त अंश तांबे के कीड़े शीर्षक एकांकी में से लिया गया है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ है। फिर हम प्रसंग में उस अंश के बारे में बताते हैं कि उसमें क्या कहा गया है मुख्य रूप से। तो हम कहेंगे कि यह अंश नाटक के अंत में स्त्री अनाउंसर द्वारा नाटक पर टिप्पणी से लिया गया है। महिला अनाउंसर के इस संवाद में नाटकीय मर्म का रहस्य छुपा हुआ है। भरत वाक्य के रूप में नाटकीय उद्देश्य को यहाँ रखा गया है। नाटककार की चिंता यहाँ नाटक को न समझने के प्रति है। विद्यार्थियों, अब देखिए कि काव्य की व्याख्या तो लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम वो ब्रज में, अवधि में या जिस भी भाषा में लिखी गई है या खड़ी बोली हिंदी की भी है तो हम उसका सरल शब्दों में उस चीज़ को लिख देते हैं। अब गद्य की व्याख्या लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी प्रयास तो हम करते ही हैं। तो अब इस उपर्युक्त अंश की व्याख्या हम किस तरह से लिखेंगे, ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप बाकी की व्याख्या लिखने का अभ्यास भी इसी तरह से करें। नाटक, अब हम इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे यह देख लेते हैं। नाटक खत्म नहीं हुआ है, नाटक जीवन के साथ साथ चलता रहता है। वास्तव में कभी कभी हमें भी लगता है अपने जीवन को देखकर कि ये दुनिया क्या है। यह दुनिया एक नाटक है। इसमें जो निर्देशक है वह ऊपर बैठा हुआ है, लेखक और निर्देशक, उसके हाथ में मानो हम सब तो एक इस नाटक के पात्र हैं, इस रंगमंच के पात्र हैं, और मानो हम सब कठपुतलियाँ मात्र है जिसकी डोर ऊपर वाला जैसे हिलाना चाहता है वह हिलाता रहता है और हम सोचते हैं कि हम ही करता धरता है। नाटक जीवन के साथ साथ चलता रहता है, इसलिए समाप्त नहीं होता। नाटक को अंत में सरस बनाने के लिए नाटक के अंत में नाच गाना रखा गया है। उस गाने में लय नहीं है, जिस तरह से जीवन की लय भी समाप्त हो चुकी है। वास्तव में आज के अगर जीवन को हम देखते हैं, आधुनिक परिवेश को हम देखते हैं, तो कभी क्या समस्या, और अभी इस वक्त में तो हम देख ले तो ये कोरोना का कहर पता नहीं कहाँ से आके टूट पड़ा
और सारे जीवन की गति, लय, ताल, छंद सब समाप्त हो गए। इसी तरह से नाटकीय लय भी खो गई है। नाटक और जीवन दोनों समानांतर चलते हैं। दर्शक के मन में जो खींच और सवाल पैदा होंगे, उसकी चिंता नाटककार में है। वह स्वयं उससे आशंकित है। जिंदगी की उद्देश्यहीनता और निरर्थकता की छाया भी नाटक पर पड़ती है। जीवन में समस्या का हल नहीं, समस्या की शुरुआत होती है। ये जो उद्देश्यहीनता वाली बात है, तो मैं आप सबसे भी पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। मैंने आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि आगामी वर्षों में आप क्या करेंगे, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या पढ़ लिख कर मात्र शादी करना, या कोई कैरियर बनाना, और कैरियर भी बनाना तो आप क्या बनना चाहते हो। और चलिए, आपने यहाँ तक सोच भी लिया हो कि आप ये बनना चाहते हो, तो आप जो बनना चाहते हो उसके लिए आप कर क्या रहे हो। क्या उसके लिए आप कोई तैयारी कर रहे हैं अभी से? क्या आपकी कोई पूर्व योजना है? या अगर आपका जो प्लान है, मान लो हम यूँ कहें कि प्लान ए, तो आपका प्लान ए अगर फेल हो जाता है किसी भी रीज़न से, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आप कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे। अब जो ही आपकी पढ़ाई पूरी होती है और अगले 10 सालों तक ये वैकेंसी ही नहीं निकलती है, तो हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर हमें ये नहीं मिल पाया तो हम ये कर लेंगे। तो क्या इस तरह की आपकी कोई योजना है? नहीं। आधे से ज़्यादा लोगों का जवाब होगा नहीं। जब आपका जवाब नहीं है, जीवन में किसी की कोई योजना नहीं होती है, तो नाटक में भी कभी इसी उद्देश्यहीनता और निरर्थकता की बात लेखक, कवि नहीं लेखककार, एकांकीकार कर रहा है। आगे हम देखते हैं। ये जो भुवनेश्वर एकांकीकार है, इनमें न्यूरोटिक होने के दर्प और पीड़ा का एहसास है। सृजन में कुछ न कुछ नया होता है जो हमारी पुरानी मान्यताओं, आस्थाओं और रूढ़ियों पर प्रहार करता है। एक महत्वपूर्ण रचना वह नहीं है जो एक ढांचा और एक पद्धति का निर्माण करती है, अपितु वह है जो हमारे बने बनाए प्रतिमानों को तोड़ देती है। इसीलिए ऐसी सोच के लिए ही भुवनेश्वर को नए दौर का महत्वपूर्ण एकांकीकार कहा जाता है। इसीलिए तो कबीर के यहाँ जब ज्ञान की आंधी चलती है तो कुछ नहीं बचता, एक एक खंबा गिर जाता है। जमाने की समझदार निगाहें उन्हें भी न्यूरोसिस कह सकती है, परंतु यह सच है कि ऐसे आत्मविश्वासी लोगों में ही कुछ नया रचने की ताकत होती है। आपको पता ही है, जमाने में जो जमाने के प्रचलन से अलग कुछ करना चाहता है तो दुनिया उसे प्रारंभ में पागल ही कहती है। प्रारंभ में जिसने बताया होगा कि सूरज के आसपास हमारी पृथ्वी घूमती है, उसे भी लोगों ने पागल ही कहा है। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम उन्हीं पद्धतियों, रूढ़ियों और सीमाओं के बीच में जीने के आदी हो जाते हैं जिनसे जैसे हम जीते चले आ रहे हैं। नए विचारों से हमें भय लगता है, उसे हम अपना नहीं पाते हैं। हमने एक ढांचा खड़ा कर लिया है जिस ढांचे में क्रांतिकारी विचार पागलपन कहे जाते हैं। सच बोलने के लिए इस समाज में जीवन का बलिदान देना पड़ सकता है, इसलिए हम झूठ भी बड़ी सरलता से बोलना सीख जाते हैं। और हम में से सब अपने जीवन में भांति भांति के अलग अलग झूठों से काम चलाते रहते हैं। इस पूरे प्रसंग में नाटककार का एक उद्देश्य निहित है। वह नाटक का उद्देश्य समझाने के साथ साथ हमें विचारों के खुलेपन में ले जाना चाहता है। वह किसी भी रूढ़ी के खिलाफ है। व्यक्तित्व का आकार इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उसमें हमारे नए भावबोध को जगह न मिल सके। तो इस प्रकार से आपको नाटक की व्याख्या करनी चाहिए। और इसमें अब अंतिम एक बिंदु बच गया, जैसे मैंने कहा था विशेष क्या बात लगी, खास क्या बात लगी। तो खास बात इस अंश में या इस एकांकी में यह है कि नाटकीय मौन का कुछ सार्थक प्रयोग देखने को मिलता है। नाटककार ने नाटक में भाषण कला शैली का अच्छा प्रयोग किया है और बोलचाल के अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इससे। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलते हैं और उसमें हम इस एकांकी की समीक्षा के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। यह तो था आपका इस एकांकी के बारे में व्याख्यांश। तो आप इसी तरह से मैंने जितने 5-6 अंश
इसमें दिए हैं और एक अंश की व्याख्या समझाई है। उसी तरह से आप बाकी अंशों की भी व्याख्या लिख कर देखिए। ओके।